नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। आपका इंटरव्यू जब होगा तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि एक टीचर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, एक शिक्षक के तौर पर आप लोगों के वो कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिन पर जिक्र आपके इंटरव्यू में आपको देखने को मिल सकता है। साथियों, जो टीचर होता है वो किस किस रूप में काम करता है, तो ये आपके सामने एक लिस्ट दी गई है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आपका जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का नोटिफिकेशन आया था रिक्रूटमेंट प्रोसेस वैकेंसी को लेकर के दिसंबर में, उसमें नया सिलेबस आपको एजुकेशन एंड लीडरशिप का जो बनाकर दिया गया था, तो वहां पर इन सभी पॉइंट्स का जिक्र है। क्लियर है? चलिए, तो टीचर एज अ लीडर बिल्कुल होता है, टीचर एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ मोटिवेटर, एज अ गाइड, एज अ इनिशिएटर, एज अ टीम क्रिएटर और एज अ फैसिलिटेटर। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं कि जो हमारा एनसीएफ 2005 है, हाँ एनसीएफ 2005 जो है, जिसे प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में बनाने का काम किया गया था एनसीईआरटी के माध्यम से। तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर उन्होंने कहा, ये कहते थे कि जो टीचर है वो एक सुविधा दाता के तौर पे होता है, बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करने का जो कार्य है वो टीचर का रहता है। यानी कि जो बच्चे हैं वो आगे रहेंगे, टीचर उनके पीछे रह करके उनको सपोर्ट देगा, उनको सर्विस देगा, बच्चे खुद से करके सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं कि मैं आप लोग हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा प्यारा देश भारत इस दुनिया में जाना जाता है दो खास चीजों के लिए, और वो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यानी कि एक इतना बड़ा देश जिसमें डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है, भाषा और बोली जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन्हीं का जिक्र करें तो वो भी बहुत सारी हैं, 1000 से ज्यादा मेरे प्यारे साथियों, है ना। हमारे देश के अंदर बोलियां हैं। आप सबों को पता होगा कि हम लोग जब कुछ किलोमीटर पर चलते हैं तो हमारी बोली बदल जाती है। आप जहां रहते हैं वहां से 10 किलोमीटर चलिए, आप लोगों को बोली में बदलाव महसूस हो जाएगा। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, सब तरीके आप लोगों को बदले हुए महसूस होंगे। तो जो हमारा देश है उसमें डाइवर्सिटीज अलग अलग लेवल पे बनी हुई है, उसके बावजूद हम यूनिटी में, एकता में जो बंधे रहते हैं, यही हमारी ताकत है इस दुनिया के सामने। और हम लोग जब तलक इस यूनिटी में बंधे रहेंगे, कभी भी हमारा देश मेरे प्यारे साथियों पिछड़ नहीं सकता, हम आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि एकता में बल होता है। साथियों, आप टीचर के तौर पर काम करेंगे तो आपकी जो क्लासरूम होगी, आपका जो कक्ष होगा, आप उसके लीडर होंगे, और आपके सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनमें आप लोगों को यूनिटी बना करके रखनी ही होगी, और वो जितने भी बच्चे बैठे होंगे वो डाइवर्स होंगे। और एक टीचर के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसकी क्लास में बैठे हुए जितने भी उसके छात्र हैं वो सभी डाइवर्स हैं, एक दूसरे से अलग हैं, उसके बावजूद सबको एक साथ में लेकर के आगे बढ़ सके। टीचर के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि पीछे रह जाए, हर बच्चे को एक साथ लेकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो टीचर के लिए ये आसान नहीं होता है, और यहीं पर आप लोगों की जो टीचिंग स्किल्स हैं उनकी असल परीक्षा आपको देनी पड़ती है। और आप लोगों का जब केंद्रीय विद्यालय संगठन का, है ना, इंटरव्यू चल रहा होगा ना, तो उस इंटरव्यू में आप लोगों की इन्हीं टीचिंग स्किल्स को वो चेक करेंगे कि आपके अंदर है या नहीं है। अब कुछ खास विशेषताएं हैं, चलिए उनको देखते हैं। वो कौन सी विशेषताएं हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बातचीत के बारे में। बातचीत, इससे मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो टीचर होता है वो हमेशा ये नहीं है कि सिर्फ अपने विषय से संबंधित ही बच्चों के साथ में बात करे, सिर्फ हमेशा फॉर्मल टीचिंग ही वो करे, कभी कभी उसको इनफॉर्मल टॉक भी करनी चाहिए। जो बच्चे को विषय, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उस विषय से अलग भी बच्चों के साथ में बातचीत करनी चाहिए, ताकि एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सके और बच्चे टीचर के साथ में मिलजुल करके अपने जो भी मन मस्तिष्क के अंदर बातें हैं टीचर को खुलकर कह सकें और बता सकें। जो बॉन्ड है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो जितना बेहतर होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उतने जबरदस्त तरीके से काम कर पाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। लेकिन
टीचर को बच्चे कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कह देंगे तो क्या हर एक सर्विस टीचर प्रोवाइड कराएगा? आपके इंटरव्यू में मान लिया आपसे पूछ लिया जाता है कि टीचर तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो बच्चे अपनी मन मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज टीचर से मंगवाना चाहेंगे तो क्या टीचर उनको सब कुछ प्रोवाइड कराएगा? नहीं, टीचर सब कुछ प्रोवाइड नहीं कराएगा। टीचर को उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी वो प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी होती है। अब बच्चे कह देंगे हाँ कि सर आज तो हमें गुलाब जामुन खिला दो, रसमलाई खिला दो, कोई कहेगा सर आज पिज़्ज़ा खिला दो, सर आज बर्गर खिला दो। बच्चे जो भी उनका मन करता है कह देते हैं। हाँ, कोई कह देगा सर अपना मोबाइल दे दो ना, सर अपने चश्मे दे दो ना, वीडियो बनाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड सर्विसेज आपको अवेलेबल करानी है। एक टीचर जो होगा उसको कभी भी ऑटोक्रेटिक या कहिए कि ऑटोनॉमी डीलिंग नहीं करनी होगी। वो हमेशा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवहार बच्चों के साथ में अपना अपनाए, जिसमें बच्चों को आज़ादी हो अपनी बातों को कहने की। कुछ भी वो पूछना चाहते हैं तो पूछने तक की आज़ादी उनको होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, हमारे सामने लिखा हुआ है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। अब यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं उन सभी बिंदुओं की जिस पर आप विशेष ध्यान देंगे, और आपके इंटरव्यू में आप देखिएगा जितने भी पॉइंट्स अभी मैं सीक्वेंस में बताऊंगा इसमें से कुछ पॉइंट डिस्कस होंगे ही होंगे और आप आकर कहेंगे सर इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, उत्कृष्ट संचार कौशल। संचार जो होता है वो हमारा होता है बोलकर, लिखकर या सिंबॉलिक सांकेतिक इशारे, है ना, जो संकेत होते हैं उनके माध्यम से। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पर और आप लोगों को सामने बोर्ड है, बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए कह दिया, बोलने के लिए नहीं, तो जब आप वहां पर कुछ भी लिख रहे होंगे तो आपकी जो लिखावट है वो कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए या स्पष्ट होनी चाहिए? और आपके हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ भी ले, तो आप लोगों को कहनी सुंदर नहीं स्पष्ट होनी चाहिए। वो पूछेगा क्यों? सुंदरता के मायने तो सबके लिए अलग होते हैं। कोई चीज मेरे लिए सुंदर हो सकती, जरूरी नहीं कि मेरे सामने वाले के लिए सुंदर हो। तो स्पष्ट होना जरूरी है, तो चीजें स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए, हर कोई उनको बेहतर तरीके से समझ सके। तो संचार जो स्थापित होता है वो स्थापित होता है बोलकर या लिखकर। जैसे कि अब बात करते हैं कि टीचर जब अपनी कक्षा में कुछ भी बोलता है तो उसने अगर कभी भी कोई ऐसा शब्द बोला जो शब्द बच्चे को समझ में आया ही नहीं, तो क्या वहां पर एक बेहतर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी? नहीं होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन ही बेहतर नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन बेहतर इसलिए नहीं हुआ, वन साइड से तो अपनी बातें कह दी गई हैं, लेकिन सेकंड साइड से, बच्चों की साइड से रिस्पॉन्स आया ही नहीं, क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आया। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। टीचर जो कहे वो बच्चों को क्लियर हो, उनको समझ में आए। अगला पॉइंट हमारा आता है, सेकंड पॉइंट है बेहतर सुनने का कौशल। कई सारे टीचर कई बार ऐसे देखे गए हैं कि जो फ्रंट रो में बच्चे बैठे हुए हैं सिर्फ उनकी बातों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, या वो बच्चे जो हमेशा जवाब दे देते हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते बहुत ज्यादा हैं, वो जवाब दे देते हैं, तो बस टीचर को लगता है कि हाँ पूरी क्लास ने अपनी बातें कह दी और आगे बढ़ जाता है। कुछ टीचर्स की आदत होती है, कुछ बच्चों को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, इग्नोर करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। नहीं, टीचर को ऐसा कभी भी नहीं होना है। बेहतर सुनने का कौशल ये कहता है कि आपको हर एक बच्चे की बात को, है ना, ध्यान से सुनना होगा। बच्चे को कभी महसूस ना हो कि ये टीचर मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। तो सुनने का कौशल एक टीचर का अच्छा होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो जो आपके पास है सिर्फ वही बच्चों को देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उन बच्चों की बातों को सुनकर के भी जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। अगले पॉइंट पर आते हैं और अगला पॉइंट है विषय के लिए गहन ज्ञान और जुनून। मेरा विषय है साथियों साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड एजुकेशन। मेरे विषय को लेकर के मैं कहूं तो आज भी मुझे लगातार ये रहता है कि मैं और ज्यादा गहराई से इसमें मास्टरी अपनी हासिल कर लूं, और ज्यादा गहराई से इसमें कुछ नया जान लूं जो भी मुझे नहीं पता है। और जहां कहीं से भी मुझे कुछ भी इस फील्ड के अंदर करने को या जानने को मिलता है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूं। जुनून है आज भी मेरे अंदर। रीजन क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना ज्यादा सीख पाऊंगा, जितना ज्यादा मैं अपने आप को अवेयर कर पाऊंगा अबाउट माई सब्जेक्ट, उतने बेहतरीन ढंग से कल को मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूं। तो जो आपका मेरा हम सभी का विषय होता है, तो अपने विषय को लेकर के हम लोगों को गहराई से ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं और हमारे सामने लिखा है टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
पेशेंस होना चाहिए, है ना, टॉलरेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बच्चे जो होते हैं उनका लेवल जो टीचर का लेवल होता है उससे कम है। टीचर जो वो बच्चों से ज्यादा मैच्योर है अपने विषय की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। तो टीचर को कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो मुझे आता है मैं अपने लेवल से टीच करूंगा। अपने लेवल से टीच करोगे गड़बड़ हो जाएगी। अपने आप को सबसे पहले उस बच्चे के लेवल पर लेकर जाइए, उसको सुनिए, उसको समझिए और फिर धीरे धीरे उसके प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हुए उसके लेवल को ऊपर उठाने का काम कीजिए। ये होती है टीचिंग। ये नहीं है हाँ तो बच्चों मुझे जो आता है वो सुनो, नहीं, ऐसे नहीं होती है टीचिंग। बच्चे को पहले ये महसूस कराइए उसके लेवल पर जाकर मैं हूं आपके साथ में। प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट कीजिए, उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कीजिए। जहां कहीं भी बच्चे को परेशानी आए खुद को झुकाइए, उसको समझाइए, उसको बताइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट अभी बेटा निकल करके आया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रैपर्ट विद स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ मजबूत तालमेल। बेटा छात्रों के साथ में मजबूत तालमेल बनाए रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो टीचर है वो वहां पर है किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए है। मैं यहां पर किसके लिए हूं? आपके लिए है। जो स्कूल है उसमें बैठे हुए जितने भी छात्र होते हैं, टीचर उन छात्रों के लिए है। तो टीचर को कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना है, टीचर को कभी भी इस बात को लेकर के नहीं सोचना है कि यहां पर जो ये बच्चे बैठे हैं ये बच्चे मेरे लिए नहीं, आप बच्चों के लिए हो। आपको अपॉइंट किया गया है, आप उनकी बेहतरी के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए यहां कार्य कीजिए। और वो तभी हो सकेगा जब आपका तालमेल बच्चों के साथ अच्छा होगा। और तालमेल अच्छा कब बन पाता है? जब आप बच्चों के साथ में एक दोस्त की तरह रहते हैं। दोस्त की तरह रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके कंधों पे हाथ रख करके घूम रहे हैं, नहीं। बच्चों का जो लंच है वो हाँ तो बच्चों आज क्या लेकर आए हो लंच में, खा जाओ उनका लंच है? बच्चा खुद से कभी कह दे सर मैं आज ना लंच में कुछ खास लेकर आया, मैं चाहता हूं आप प्लीज थोड़ा सा खाइए, मना मत कीजिएगा, हमेशा चखना चाहिए। लेकिन ये नहीं है अरे लाओ खा जाओ सारा, कभी उसका नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, बच्चों के साथ एक मजबूत तालमेल बनाइए। बच्चे जब कुछ खेलते हैं उनके साथ में आप भी खेलना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अन्य विषयों का ज्ञान। देखो अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे विषय का ज्ञान होना क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए, उसके पीछे का रीजन है ताकि आप अपने विषय को दूसरे विषय के साथ कनेक्ट करते हुए बच्चों को एक बेहतर समझ दे सकें। अलग अलग एरिया के, है ना, एग्जाम्पल इस्तेमाल आप लोग कर पाए। तो हम लोगों को इंटर सब्जेक्ट बच्चे को नॉलेज देनी है। अगला पॉइंट हमारा आता है फ्रैंकनेस, वाक्य की स्पष्टता। आप लोग याद कीजिए जब आप स्कूल में जाया करते थे और आप 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ा करते थे तो बायोलॉजी के जो टीचर थे वो स्पष्ट तरीके से आपको पढ़ाते नहीं थे। क्या कहते थे? ट्यूशन पे पढ़ लेना। क्या कहते थे? खुद से पढ़ लेना। या फिर आपको कहते थे ये जरूरी नहीं है, या फिर ये कहते थे इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता था कभी। तो एक जो टीचर होता है उसको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कभी भी अपने विषय को लेकर के। अगर टीचर हेजिटेट करेगा तो फिर बच्चे को क्लैरिटी कौन देगा? तो टीचर को एकदम अपने विषय को लेकर फ्रैंक रहना है, क्योंकि आप ज्ञान नहीं दोगे तो उन बच्चों को ज्ञान कौन देगा? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉलेज ऑफ ड्रेसेस एंड एड्रेसेस, यानी कि पहनावे की जो समझ है, जो ज्ञान है वो होना चाहिए। अब आप स्कूल में गए हैं और स्कूल में गए आप लोग जो है भाई पैसा कमाने लगे हो, जॉब लग गई है ना, मार्केट से जेल खरीदा, अपने बालों के अंदर जेल लगाया, बाल ऊपर खड़े कर लिए हैं, है ना, काले चश्मे है ना, रजनीकांत की तरह उनके स्टाइल में पहनते हो वहां बैठ करके, फटी हुई जीन्स। और जो मैडम है वो भी कुछ इस तरीके से जा रही है मानो किसी शादी ब्याह पार्टी फैशन शो में वहां पर आई हो। आपकी ड्रेसेस बच्चों के ध्यान को भटकाती हैं। तो एक साधारण तरीके से आपको जाना है जिससे कि बच्चे का ध्यान ना भटके। ध्यान रखिए, बहुत खास बातें हैं ये आप लोगों के लिए। ड्रेसेस के बाद में एड्रेसेस, संबोधन। आप बच्चों को कभी ओए बैठ जा चुपचाप, कभी भी आप बच्चों को इस तरीके से नहीं बोलेंगे। हर एक बच्चे की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आपका संबोधन जो बच्चे को होगा वो हमेशा पोलाइट हो, वो हमेशा ऐसा हो कि जिसमें बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी को चोट ना पहुंचे।
आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आई साइंटिफिक एटीट्यूड की। बच्चों में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं और आप लोगों को बच्चों के मिसकंसेप्शंस के साथ बह नहीं जाना है। हर एक मिसकंसेप्शन के पीछे बच्चों को, है ना, जो भी उनकी धारणाएं बनी हुई हैं उनको समझना है, उनको सुनना है और फिर आप लोगों को उनका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों का जमाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल तरीके से बच्चे सोचें। साथियों, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि टीचर काउंसिल्स एंड अवेयर द स्टूडेंट्स। आप में से कई सारे आज हमारे ऐसे साथी हैं जिनके मन में एक बात ही आती है कि आज हमें जो पता चला है, काश ये हमें पता चल गया होता हमारे स्कूल के दिनों में, तो अभी तक हम कामयाब हो चुके होते। अभी तक हम लोग जिंदगी में किसी एक बड़े पायदान पे पहुंच चुके होते, अभी तक हमारी जॉब लग चुकी होती, बहुत कुछ कर चुके होते। ये क्यों? ताकि अवेयरनेस नहीं थी, आप लोगों की प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं की गई। तो टीचर की जिम्मेदारी है बच्चों को वो करियर को लेकर के काउंसलिंग देने का काम करे, उनकी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स के लिए, है ना, उनको गाइडेंस दे, उनको अवेयरनेस दे। किशोरावस्था की जब शुरुआत होती है तो हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनके वजह से बहुत सारे बच्चे डर भी जाते हैं, तो वहाँ पर उनको अवेयरनेस देने का काम करना चाहिए। रिसोर्सफुलनेस और संसाधन पूर्ण एक शिक्षक को क्यों होना जरूरी है? ताकि वो अपने विषय को अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सके। रिसोर्सफुल का मतलब ये नहीं है कि टीचर के पास में बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बाइक, गाड़ी, ये सब कुछ होना चाहिए, नहीं। जो उसका विषय है, जो उसका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज टीचर को होनी चाहिए और उसके साथ साथ उस विषय को कैसे बेहतर ढंग से वो समझा सकता है, किन किन TLM का इस्तेमाल कर सकता है, वो सारे उपकरण, संसाधन टीचर के पास हों और उसको इस्तेमाल करने आते हों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बच्चा कितनी बार भी गलती कर दे, टीचर कभी बच्चे को यह ना कहे तुझसे ना होगा, बैठ जा चुपचाप यहां पर, कितनी बार बताऊं तुझे। बच्चा अगर निराश हो जाए, टीचर को उस वक्त भी उत्साह उसके अंदर पैदा करना है। बच्चा दुखी हो जाए भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को दुखी नहीं होना है। टीचर को हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक, कि हां कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को सफल बनाऊंगा, मैं इस बच्चे को बेहतर बनाऊंगा। एक बार गलती कर रहा है मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट, कोई बात नहीं, मैं अपने इस छात्र के लिए, मैं अपने स्टूडेंट के लिए, मैं अपने इस बच्चे के लिए, ठीक है, नए नए तरीके अपनाऊंगा जिससे कि इसको मैं बेहतर बना सकूं। तो टीचर को हमेशा सकारात्मक रहना है, नहीं तो बच्चे टूट जाते हैं। जब बच्चे को ये महसूस होता है ना, मेरे टीचर को लगता है मैं कर ही नहीं सकता, तो बच्चे के ऊपर बैड इफेक्ट आता है। गुड हेल्थ, देखिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप लोगों की टीचिंग जो प्रोसेस होगी, स्किल्स होंगी, मेथड्स होंगे, उन पे प्रभाव आएगा। तो अपने आप को स्वस्थ बना करके रखिए, फिट बना करके रखिए। फीलिंग ऑफ सोशलिटी, टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती है कि सिर्फ वो स्कूल में आया, उसने अपने 5, 6, 7, 8 घंटे की जो जॉब है वो की और घर पे चला गया, उसके बाद में उसकी जिम्मेदारियां खत्म। टीचर जो होता है ना, वो समाज की नज़रों में, मेरे प्यारे साथियों, एक बड़े पद पे बैठा होता है, हर कोई उसका सम्मान करता है। हमारा देश तो ऐसा है जहां पर पता चले कि ये टीचर है, भले ही कोई उससे पढ़ा ना हो, फिर भी पैर छू लेते हैं उसके। तो हमारे देश के अंदर तो गुरु परंपरा एक बड़ी परंपरा है मेरे प्यारे साथियों। तो टीचर की जिम्मेदारी समाज के प्रति भी बनती है, तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझें और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा जरूर करें। आई होप आप लोगों को यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने बताए सब अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। यूं ही इंटरव्यू की शानदार तैयारी करते रहिए। मेरा नाम अजय सिंह खर्ब, आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा।